हमने सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था। हमने फाइनेंशियल सिस्टम से इस चीज को कॉरिलेट किया था। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट, फाइनेंशियल मार्केट देख लिया था, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिया था। अगला हमारा जो कंपोनेंट है वो है इंटरमीडिएरीज। ये इंटरमीडिएरीज बेसिकली क्या करता है? इस इंटरमीडिएरीज का काम है इन्वेस्टर्स और ईश्वर के बीच में चेन का काम करना, पहला काम। दूसरा काम इनका है कि इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना, उनको हेल्प करना, उनको क्या करना? एडवाइस देना। तीसरा, ईश्वर को फैसिलिटेट करना, एडवाइस देना, उनकी हेल्प करना। ये 3 काम है इन्वेस्टर, ये आपके इंटरमीडिएरीज के। अलग अलग तरह के इंटरमीडिएरीज अलग अलग तरह के इन 3 कामों में से कामों को कर रहे होते हैं। लेकिन इन कामों को करने के लिए इन्हें जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि इनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है वो देख सके कि ये कहीं गड़बड़ काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये मैल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इनका इंटेंशन तो मैलाफाइड नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो मार्केट में नहीं करना चाह रहे हैं। इसी के लिए इनके ऊपर किनका जो है वो नजर है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इनके ऊपर ध्यान रखे रहती है और वो उन्हें कहती है कि अगर आप किसी इंटरमीडिएरीज के कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं तो हमने हर इंटरमीडिएरीज के लिए रेगुलेशन बनाया हुआ है। उस रेगुलेशन में आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपके लिए कंप्लायंसेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि वो पूरा होगा तभी आप जो है वो कैपेबल है वो इंटरमीडिएरीज बनने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। कंप्लायंसेस का मतलब है कि जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आपको ये सारे एस्पेक्ट फुलफिल करने होंगे, ये सारे कंप्लायंसेस जो है वो फुलफिल करने होंगे। हमने इन चीजों को पढ़ते हुए मर्चेंट बैंकर, मैंने पहले कहा था बड़े सारे इंटरमीडिएरीज है। हमारे कोर्स में जो इंटरमीडिएरीज है उसमें हमने मर्चेंट बैंकर पढ़ लिया, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट पढ़ लिया था, अंडरराइटर पढ़ लिया था। अब हम हमला करने जा रहे हैं बैंकर्स टू इशू पे। हमने मर्चेंट बैंकर के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल में देखा था कि मर्चेंट बैंकर बेसिकली क्या है, किस तरह से मर्चेंट बैंकर आपके इशू में मदद करते हैं, मर्चेंट बैंकर का नेटवर्थ कितना होना चाहिए, किस किस सिचुएशन में मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट करेंगे। रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट को और डिटेल में पढ़ा था कि इसका 2 अलग अलग कैपेसिटी में ये काम करते हैं। रजिस्ट्रार टू इशू के कैपेसिटी में इनका क्या काम है, शेयर ट्रांसफर एजेंट के कैपेसिटी में क्या काम है। अगर कोई जो है वो दोनों काम करना चाहता है तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, नेटवर्थ कितना होना चाहिए। अगर वो किसी एक ही कैटेगरी में काम करना चाहता है तो वो जो है बेसिकली कितना नेटवर्थ रखेगा, कब वो जो है कैटेगरी 1 आपका जो है वो आरटीए कहलाएगा, कब जो है वो कैटेगरी 2 आरटीए कहलाएगा। 3 अलग अलग सिचुएशन में पब्लिक इशू से पहले के उनके काम को हमने देखा था, पब्लिक इशू के दौरान हमने उनके काम को देखा था और इशू के बाद के हमने उनके काम को देखा था। फिर हमने अंडरराइटर के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लेते हैं कि किसी पब्लिक इशू में अगर इतने % सब्सक्राइब नहीं हुए तो वो जिम्मेदारी अंडरराइटर की है। अंडरराइटर 100% से लेकर के कुछ पर्टिकुलर पे जिम्मेदारी ले सकते हैं। जितना का उन्होंने कमिटमेंट किया वो उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। उनके कारण, उनके उस अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन के कारण अगर आपका इशू पास हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि बंदे ने कहा था कि मैं 10% का अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन ले रहा हूं या 20% का ऑब्लिगेशन ले रहा हूं, इतने कम आपके शेयर सब्सक्राइब हुए कि उनके शेयर्स लेने के बाद भी 90% पूरा नहीं हो पा रहा है तो इशू फेल माना जाएगा। इस पे मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था इस फेल वाले मुद्दे पे, क्योंकि ये डिस्कशन पब्लिक इशू के समय करना है कि कब कब पब्लिक इशू फेल हो जाता है, वहां पे इसको हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां तक का सफर अंडरराइटर तक का हमने पिछले एपिसोड में, पिछले क्लास में पूरे अच्छे तरीके से कर लिया। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं अपने बैंकर्स टू एन इशू के ऊपर। यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द कोई भी क्वेश्चन है, खोया पाया, जल्दी से पूछिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इजाजत है, बढ़े आगे, क्या कुछ पूछना है? नो सर, नो। चलो अब आइए हम लोग बैंकर्स टू इशू पे आते हैं। क्या है बेसिकली बैंकर्स टू इशू? एक और बात जो मैंने आपको इंटरमीडिएरीज के बारे में बताया था, ध्यान है आपको कि अभी जब आप इंटरमीडिएरीज पढ़ रहे तो शायद कुछ चीज आपको जो है वो रिमेंबर करना पड़ रहा है, थोड़ा रटने जैसा है, लेकिन कल के डेट में ऐसा नहीं रहेगा। कल के डेट में सिर्फ लर्न करने जैसा रहेगा। इतने बार अंडरराइटर
की बातचीत होगी, इतने बार आरटीए के काम की चर्चा होगी कि जब आपका कोर्स खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आरटीए के बारे में जितना अभी पढ़ा उससे ज्यादा जान जाएंगे, जितना मर्चेंट बैंकर के बारे में अभी जानते उससे ज्यादा आप जान जाएंगे। कि अरे देखिएगा, खुद मैं आपसे पूछूंगा जब कुछ इशू को, कुछ एस्पेक्ट को पढ़ा दूंगा कि बताइए मर्चेंट बैंकर का और ये काम आप लिख सकते हैं, नहीं जो काम अभी बताया भी नहीं है इसमें, क्योंकि अभी इसमें कितना भी बता दूं तो वो उतने पल्ले नहीं पड़ेगा कि कैसे वो स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। जब आपको ग्रीन शू ऑप्शन वगैरह बताऊंगा, खुद आप उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट को ऐड ऑन कर पाएंगे। तो फिलहाल अब देखते हैं बैंकर्स टू एन इशू, इनका क्या काम है, इनके लिए भी सेबी ने रेगुलेशन बना रखा है या नहीं बना रखा है? जैसी बात हर इंटरमीडिएट की उन्होंने बना रखा है। ये जो आपके बैंकर्स टू एन इशू है, ये एकदम सिंपल सा एस्पेक्ट है। बैंक, अगर कोई बैंक की तरह काम करना चाहता है, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, मर्चेंट बैंकर का काम इंडिविजुअल कर सकता है या कंपनी के फॉर्म में आपको करना पड़ेगा? जल्दी बताइएगा। बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है, कंपनी के फॉर्म में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है। इसका मतलब आप कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस फुलफिल करने होंगे या नहीं, जो एक नॉर्मल कंपनी करती है? यस सर। इन एडिशन टू दैट आरओसी और एमसीए के जितने कंप्लायंसेस है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, और उन चीजों को करने के अलावा आप सेबी से लाइसेंस लेंगे या नहीं टू वर्क एज मर्चेंट बैंकर? यस सर। ये वर्ड और ये लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा, टू वर्क एज मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस लेंगे तो क्या अंडरराइटर की तरह भी काम करने लगेंगे? नो सर। नो। किसकी तरह काम कर पाएंगे? मर्चेंट बैंकर। अगर मान लीजिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दें और लाइसेंस ले ले सेबी से, तो क्या हम वर्क कर सकते हैं या नहीं अंडरराइटर की तरह? यस सर। कर सकते हैं। आप अगर सीए में एडमिशन लेते हैं तो सीए में जब इनरोलमेंट लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीए का फुलफिल करना है या सीएस का? सीए का। और इनरोलमेंट ले लेते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल है, दोनों चीज साथ में पढ़ लेंगे, तो आप उस केस में फिर सीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं इनरोलमेंट लेने के लिए, या सीए का कर लिया तो सीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है? नो सर, दोनों करना पड़ेगा। तो उनके जो कंडीशन है वो करते हैं और आप कर सकते हैं। अगर इन्होंने कहा है कि आप सीएस करते हुए एलएलबी नहीं कर सकते हैं, तो बताइए क्या एलएलबी कर पाइएगा? नो। आपको चॉइस करना पड़ेगा, या तो एलएलबी कीजिए या फिर सीएस कीजिए। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड चीज नहीं है तो वैसे केस में आप एक से ज्यादा कैपेसिटी में वर्क कर सकते हैं या नहीं? यस सर। और उन एक से ज्यादा कैपेसिटी में वर्क, एक से ज्यादा कैपेसिटी में पढ़ाई करने के लिए एक ही चीज तो चाहिए, और वो क्या है? आपके पास टाइम कितना है और आप कितना क्वालिफाइड है और कितना जो है आपका माइंड चलता है। ठीक वैसे ही जितना ज्यादा इनका नेटवर्क रहेगा, जितने इनके जो है वो ह्यूमन पावर रहेंगे, जितने इनके रिसोर्सेज रहेंगे, उतने ज्यादा ये काम को कर पाएंगे, बशर्ते सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करे और कोई भी रेस्ट्रिक्टेड जोन में ना आए। अगर उन्होंने कह दिया कि सीएस के साथ एलएलबी नहीं हो सकता है, लिखा है डीयू से जो है वो एलएलबी और सीएस एक साथ नहीं हो सकता है, ये सीएस ने नहीं रोका है, ये किसने रोका हुआ है? पता है आपको ये चीज या नहीं पता है? यस सर। डीयू ने बोला हुआ है कि आप हमारे कोर्स को करते हुए सीएस या सीए अगर करते हैं तो अलाउड नहीं, क्योंकि वो कहते हैं सीएस में बहुत टाइम कंज्यूम करता है, वो फुल कोर्स की तरह है, तो नहीं कर सकते। लेकिन यही अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से करते तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला सीएस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की तरह है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब मुझे बताइए, अगर आप कैपेबल हैं, आपको लगता है आप टाइम मैनेज कर लेंगे, तो वैसे केस में क्या आप डीयू से एलएलबी करते हुए सीएस करेंगे तो क्या ये लीगल हुआ? नो। ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ। लेकिन आप सीसीयू से करते हुए या बेंगलोर की किसी यूनिवर्सिटी से करते हुए अगर सीएस करते हैं तो अलाउड है या नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है। अगर उन्होंने एक से ज्यादा कैपेसिटी में आप है बिल्कुल कीजिए, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है उसका एक साथ आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे अगर आप मर्चेंट बैंकर है तो पहले कंपनी लॉ के प्रोविजन, फिर सेबी के कंप्लायंसेस कीजिए। ठीक वैसे ही बैंकर्स टू एन इशू के केस में क्या है कि सबसे पहले आप क्या होने चाहिए? बैंक होने के लिए आपको देखिए क्या क्या क्राइटेरिया, पहले तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आप अपने आप को इनकॉर्पोरेट कीजिए, हाँ या ना बोलते जाइएगा। अगर कोई बैंक की तरह काम करना चाहता है पहले कंपनी लॉ के तहत अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेगा, इंडिविजुअल आदमी बैंक बन जाता है? कंपनी लॉ के साथ इनकॉर्पोरेट। कंपनी लॉ के तहत आपको जो भी बैंक बनना है आप बन गए। उसके बाद आप परमिशन लेते हैं आरबीआई से टू वर्क एज बैंक, सही कह रहा हूं?
Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों काम अगर आपके हो गए और आपको लाइसेंस मिल गया, तो उसके बाद अगर आप बैंकर्स टू एन इशू बनना चाहते हैं तो अब आइए किसके दरबार में? सेबी के दरबार में। और तब वहां मत्था टेकिए। पहले आरओसी के पास मत्था टेका, कंपनी बने, फिर कहां मत्था टेका? आरबीआई के पास। आरबीआई। आरबीआई। वहां से ओके हो गया, तब आइए कहां? सेबी। सेबी। और तब उनसे परमिशन लीजिए। सेबी तो परमिशन मर्चेंट बैंकर का भी देते हैं, अंडरराइटर का भी देते हैं। आप किसका लेने आए हैं? बैंकर टू एन इशू। बैंकर्स टू एन इशू। अगर आपको मिल गया तो आप बैंक की तरह भी काम कर रहे हैं और बैंकर्स टू एन इशू की तरह भी काम कर रहे हैं। ये बैंकर्स टू एन इशू बेसिकली करते क्या है, बस इतना समझ लीजिए। पब्लिक इशू के दौरान पब्लिक से जो भी पैसे लेने हैं या पब्लिक तक जो भी पैसा पहुंचाना है, इसके लिए कंपनी जिस जगह जाकर के अपना स्पेशल अकाउंट ओपन करती है, जिसके थ्रू ये काम करती है, देखिए पैसे आने और पैसे जाने, तो पैसे आने जाने वाला जो भी काम होगा वो तो बैंक के जरिए ही होगा। लेकिन पब्लिक इशू से रिलेटेड जो पैसा पब्लिक से आना है, या डिविडेंड का जो पैसा पब्लिक को देना है, या बायबैक के दौरान जो लोगों से शेयर्स लेकर के पैसा देना है, इन कामों के लिए जो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा कंपनी टू पब्लिक या पब्लिक टू कंपनी, इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसको एस्क्रो अकाउंट कह देते हैं। ये अकाउंट आपका जिस बैंक में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंकर्स टू एन इशू। क्या कहलाता है वो? बैंकर्स टू एन इशू। ये बैंकर्स टू एन इशू एसबीआई हो सकता है, कोई पीएनबी को बना सकता है, कोई कोटक को बना सकता है, उन सारे बैंकों को बना सकता है जो बैंक आपके जो आरबीआई के अकॉर्डिंग शेड्यूल 2 में उसके है और क्या लाइसेंस उन्होंने लिया हुआ सेबी से टू वर्क एज बैंकर्स टू एन इशू। उनमें से किन्हीं के पास जाकर के आप कर सकते हैं। इस काम के लिए बैंक आपसे कमीशन और ये लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे नहीं तो भला बेचारे लाइसेंस ले लेकर के क्यों बैठे रहेंगे। तो ये काम कौन कौन सा करते हैं मैंने आसान शब्दों में आपको बताया। जब भी आपका इंटरेक्शन होगा, कंपनी का इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें लोगों से पैसे क्या करने हैं? लेने हैं, इकट्ठा करना है, या ऐसा भी सिचुएशन है कि कंपनी को लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, अपने स्टेक होल्डर के बीच में पैसे क्या करने हैं? पहुंचाने हैं। इन दोनों तरह के कार्यक्रम के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनता है ताकि उसमें कंपनी के बाकी ट्रांजैक्शन जो है वो मिक्स ना हो जाए। कंपनी रॉ मटेरियल खरीदेगी, हर दिन रॉ मटेरियल खरीदने का कार्यक्रम चलता रहेगा, फिनिश गुड्स बेचे जाएंगे तो पैसा आएगा, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इधर सैलरी जा रहा है, इधर दुनिया भर का रिम्बर्समेंट हो रहा है। ये सारे काम कंपनी के चलते रहेंगे या नहीं चलते रहेंगे? हाँ या ना बोलते चलिए। अगर इसी बीच में जो है वो लोगों वाला पैसा डिविडेंड, तो इधर से पैसे का आना आपको नहीं लगता सब मिक्स हो जाएगा और हम हिसाब भी रखने में गड़बड़ी होगी। तो इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलता है कि भाई कितना पैसा हमारे पास आया, तो इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि इतना पैसा तो आया लेकिन ये पैसा तो जो फलाना जो हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेके गया था उससे ही आया है, ये तो फलाने जगह गया हुआ पैसा, ये तो रिम्बर्समेंट जो हमने दिया था वो है। अगर आपका डिविडेंड के लिए अलग अकाउंट बना हुआ है तो साफ पता चल जाएगा हमें कि भाई उसमें कितना पैसा बचा है, इतना। इसका मतलब है वो डिविडेंड अभी तक पैसा लोगों ने क्लेम नहीं किया है, इतने पैसे आ गए हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक इशू के दौरान आपने जो पैसे लोगों से लिए हैं, कॉल्ड किया है पैसा, उसमें से इतना पैसा क्या हो चुका है? आ चुका है। ये सब आपको कंफर्ट जोन देगा, काम को आसान करता है, मिक्सिंग नहीं होती है, फ्रॉड वगैरह का चीज कम करना रहता है। इसलिए जो है वो सेबी ने ऐसा बोला, इसलिए वो अलग अलग ये जो है वो अकाउंट ओपन करते हैं। ओवरऑल बात क्लियर हुई? यस या नो? पैसे आना है कहां से? पब्लिक से। पब्लिक या पैसे देना है किनको? पब्लिक को, शेयर होल्डर। एक सेपरेट बैंक अकाउंट के जरिए। बैंक अकाउंट कहां ओपन करेंगे? बैंक के पास। तो जिस बैंक के पास आप ये ओपन करते हो वो वही बैंक होगा जिसको किस तरह का लाइसेंस मिला हुआ है? बैंकर्स टू एन इशू का। चॉइस आपका है, आप ये बैंकर्स टू एन इशू एसबीआई को बनाना है, पीएनबी को बनाना है, आईसीआईसीआई को बनाना है, आपका चॉइस है। लेकिन ये वही हो सकता है जिनको क्या मिला हुआ है? लाइसेंस मिला हुआ है। यही सेपरेट अकाउंट को एस्क्रो अकाउंट भी कह देते हैं। क्लियर है? एक एक लाइन देखिए तो इससे आपको आसान हो जाएगा, ऐसे समझ लेने से चीज आसान है। अच्छा, बिना ये देखे हुए, मैं भी नीचे नहीं देख रहा, एक चीज बताइए, लोगों से पैसे जो है वो कब हमारे पास आएंगे? जब हम पब्लिक इशू करेंगे, सही कह रहा हूं?
Yes, sir. Yes, sir. पब्लिक इशू में जो पैसा मंगाया, जो पैसा हमने अभी नहीं मंगाया, बाद में मंगाया, तो जब कॉल करेंगे पैसे तो हमारे पास पैसे आएंगे दोबारा 6 महीने बाद, साल भर बाद। सही है। Yes, sir. डिविडेंड देने की बारी आएगी, ईयर खत्म हुआ, डिविडेंड देंगे लोगों को, Yes, sir. डिविडेंड देंगे तो देने की बारी आएगी, फिर वहां पे ट्रांजैक्शन आएगा पब्लिक के साथ। अच्छा, पब्लिक इशू के दौरान लोगों ने जो एप्लीकेशन मनी दिया है वो पैसे जमा होंगे सेपरेट बैंक अकाउंट में, आ रहा है लोगों से पैसा। क्या सारे लोगों को आप जो है शेयर दे देते हैं? नहीं। No, जिनको नहीं देते उनका पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा? sir. Yes, sir. ये सारे समय तो बायबैक आप कर रहे हैं, बताऊंगा बायबैक बहुत डिटेल में, लेकिन बायबैक के दौरान आप शेयर लेंगे, पैसा देंगे, फिर जो पैसा देंगे फिर तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इसी के लिए बैंकर्स टू एन इशू है। हाँ जी, करें एक चीज इसका। Yes, sir. देखिए, बैंकर्स टू एन इशू मींस शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक उसी बैंक को कहते हैं द बैंक हु हैज टेकन लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई एंड लिस्टेड इन शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट। ये आपको जो है ईबीसीएल में पढ़ाया भी जाएगा। आरबीआई का आपका एक्ट है ईबीसीएल में, देखा है आपने, सिलेबस ओवरव्यू कर लिया है, ध्यान है? आपका एक चैप्टर ही आरबीआई का, वहां भी आप देखिएगा, कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को ये कहते हैं, कौन कौन सा? एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनीज, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब है जो पैसा भी आपने मंगाए हैं। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर, हो सकता है कंपनी इस समय जो है वो 2 रुपए आपसे मंगाए, फिर जो है वो कंपनी 4 रुपया फिर मंगाए कभी, और फिर हो सकता है 4 रुपीज 6 महीने बाद मंगाए। पॉसिबल? Yes, ये sir. है, ये है एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने अभी मंगाया तो अभी दे दीजिए। ये 6 महीने बाद मंगा रहे तो ये कॉल्ड मनी हो गया। ये अभी अनकॉल्ड है, जब मंगाएंगे तो कॉल्ड मनी हो जाएगा। फिर 4 रुपए उसके बाद फिर ये कॉल्ड करेंगे। तो जो भी मंगाएंगे वो आप इसी के जरिए देंगे। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। अच्छा, किनका पैसा एप्लीकेशन मनी किनका रिफंड होगा? Call out. Shares allot नहीं हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण जिनको हम shares allot नहीं कर पाए। हाँ जी शेयर्स नहीं दे पाए हैं उनको, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट। अब मुझे बताइए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड तुम्हें पता है? Yes, sir. पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट किसी चीज पे, चाहे वो वारंट पे हो चाहे किसी चीज पे हो। भाई अगर डिवेंचर इशू किया हुआ है तो क्या देंगे, डिविडेंड या इंटरेस्ट? Dividend. और यहाँ वारंट का मतलब गलत मत समझिए, यहाँ वारंट का मतलब होता है जो चेक आप इशू करते हैं ना, डिविडेंड का चेक जो जाता है उसको वारंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वारंट। जो चेक डिविडेंड का चेक जाता है उस पर वारंट वर्ड लिखा हुआ होता है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट करके चेक देते हैं उसको चेक नहीं बोल करके जो है वो इंटरेस्ट वारंट बोल देते हैं। जो चेक जाता है डिविडेंड का, जिसपे लिखा रहता है कंपनी आपको इतने रुपए का डिविडेंड दे रही है, वो चेक की ही तरह रहता है, लेकिन उसका नाम क्या रहता है? डिविडेंड वारंट। जाएगा तो चेक या तो नेफ्ट से ट्रांजैक्शन कर देगी या क्या दे देगी आपको? चेक के जरिए, चेक को पोस्टल से भेज देगी। दोनों ही चीज को जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग? वारंट कहते हैं। क्लियर है? आज के डेट में मैक्सिमम कंपनी जो फॉलो करती है वो करती है ऑनलाइन नेफ्ट के जरिए कर देती है, लेकिन फिर भी रूल है वो चाहे तो दूसरा मोड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हर कंपनी कन्वीनियंट मोड ही करती है। Carries out all the activities of ensuring that fund are collected and transferred to escrow account। यही अकाउंट का वर्ड हमने यूज किया था, नाम escrow account। Yes. While one or more bank may function as bankers to an issue as well as collection bank। क्या एक ही बैंक हो सकती जो हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी? एक ही बैंक हो सकती जो सारा काम करेगी? नहीं। अगर इशू हमारा बड़ा है तो क्या एक से ज्यादा हम बैंकर्स टू एन इशू बना सकते हैं या नहीं बना सकते? Yes, sir. Yes, sir. जितने ज्यादा को बनाएंगे सब हमसे कमीशन लेगा या नहीं लेगा? Yes, sir. लेंगे, Yes, लेगा, sir. लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इशू बड़ा है तो ज्यादा हमें बैंकर्स टू इशू बनाना पड़ेगा, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट बैंकर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इशू छोटा है तो एक से हमारा काम चल जाएगा। One or more bank may function as bankers to an issue as well as collection bank. Other may do the limited work of collecting the application for securities along with remittance in their numerous branches in different center।
आप चाहें तो एक बैंक को बना लीजिए बैंकर्स टू इशू, और बाकी बैंक को बोले कि आप हमारे बैंकर्स टू इशू तो नहीं रहेंगे, इसको अकाउंट नहीं रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ हमारे लिए कलेक्शन का काम करें, क्योंकि आपके ब्रांचेज बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आप जो है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप जो है वो आईसीआईसीआई बैंक को जो है बना लिए बैंकर्स टू इशू, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, टेक्निकली ये बहुत साउंड है, इनका वर्क जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के ज्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया के रूरल एरिया में या एसबीआई बैंक के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका ज्यादा है? SBI. इतना तो जनरल नॉलेज आपका ठीक होना चाहिए। एसबीआई का Yes, आप sir. छोटे से छोटे एरिया में चले जाइए, आपको स्टेट बैंक का ब्रांच दिख जाएगा, एकदम दिखेगा, Yes, sir. छोटा बड़ा दिख जाएगा। लेकिन हर जगह आपको आईसीआईसीआई बैंक या कोटक का ब्रांच नहीं दिखेगा। हाँ, इनके सर्विसेज बड़े अच्छे लगेंगे। आप आईसीआईसीआई बैंक में जाइए, कोटक में जाइए, बहुत अच्छा सर्विस, बहुत नीट, बहुत साफ सुथरा ब्रांच So वो दिखेगा। प्राइवेट बैंक्स हैं. प्राइवेट बैंक है, थोड़ा इंडस्ट्री नॉर्म्स ज्यादा अच्छा ये फुलफिल करते हैं, इसलिए आज की डेट में बहुत सारे जो है कंपनीज अपने मैक्सिमम कामों के लिए प्राइवेट बैंक से जुड़े हैं। बट जहां तक बात आती है ब्रांचेस को लेकर के, तो आज भी जो है वो एसबीआई और पीएनबी के जितने ब्रांचेज हैं उतने रूरल ब्रांचेज इनके नहीं है। और हमारा निशाना, हमारा टारगेट सिर्फ अर्बन एरिया नहीं होता है। बताइए, क्या रूरल एरिया में इन्वेस्टर्स नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. इंडिया के रूरल एरिया में जहां पे खेती वगैरह होता है, पंजाब हरियाणा वगैरह में एक एक किसान ऐसे हैं जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कैरी करते हैं। सुना है या नहीं सुना है? कुछ लोग, आप लोग होंगे भी उस एरिया में, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। मेरे कहने का मतलब बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से ये नहीं कि सबके पास बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हो, बट दे आर एज ब्लेस्ड एज सम सर्विस क्लास ऑफ पर्सन इज ब्लेस्ड एनफ। है या नहीं है ऐसे बहुत सारे फार्मर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यस सर। रूरल एरिया में ही, तो उस एरिया में जब पब्लिक इशू होगा तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? अगर आप उनको पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली बुलाइएगा तो वो अपने सारे काम, सारे किसानी छोड़ करके वहां आएंगे, एक दिन का अपना सारा चीज छोड़ करके। चांसेस है कि ऐसे में आपको कम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप चाहिएगा ना कि कलेक्शन सेंटर ढेर सारे हो। आप बैंकर्स टू इशू बना लीजिए कोटक को, लेकिन उनको भी कलेक्शन सेंटर बनाइए। किनको? एसबीआई को। उनके सारे ब्रांच से फॉर्म कलेक्ट होंगे, वो लोग वहां जमा करेंगे और वहां के बाद वो किनको भेज देंगे? कोटक के एक मेन ब्रांच को भेज देंगे। आप चाहे तो ये अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक इशू के दौरान अगर किसी एक को आपने बैंकर्स टू इशू बना लिया तो चलेगा, एक से ज्यादा को बैंकर्स टू इशू बना लिया तो चलेगा, एक को बैंकर्स टू इशू बना लिया, बैंक बाकी दूसरे बैंक के ब्रांचेस को कलेक्शन सेंटर की तरह यूज कर लिए तो भी चलेगा। लेकिन ये सब पॉसिबल है तब जब वो बैंक क्या होने चाहिए? सेबी से लाइसेंस उनके पास हो। किस चीज का? बैंकर्स टू एंड Bankers to इशू issue. का। अगर ऐसा नहीं है तो वो पब्लिक इशू के दौरान होने वाले किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बैंकर्स टू एंड इशू नहीं होंगे तब तक वो सेबी के रडार में नहीं आएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनका कहीं कोई फ्रॉडलेंट काम तो नहीं हो रहा है। The banks are expected to furnish prompt information and record to the company and to lead manager for monitoring the progress। ठीक है, जो भी काम आपका हो रहा है, जो भी पैसे कलेक्ट हो रहे, जो भी चीज हो रहा है, इसका वो क्या करेंगे? तुरंत इंफॉर्मेशन देंगे, क्विक इंफॉर्मेशन देंगे कि हमने इतने का कलेक्शन किया, हमारे पास इतना आज कलेक्शन आया है, या इतने का हमारे पास से डिस्पर्सल हुआ है, इतना डिविडेंड लोगों ने क्लेम कर लिया, इतना लोगों को ट्रांसफर हो चुका है, इतने पैसे इस अकाउंट में आज बचे हुए हैं। मान लीजिए 1 करोड़ देना था, अब हमारे पास जो है वो 80 लाख बचे हैं, इसका मतलब 20 लाख ऑलरेडी जो है वो चेक लोगों ने डिपॉजिट कर लिया, उनको ट्रांसफर हो चुका है। ये सारा कुछ बताना इनका काम हो गया बैंकर्स टू एंड इशू का। अब फटाक से बताइए, बात क्लियर है? समझ में आया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद लिखिएगा। आइए, डिवेंचर ट्रस्टी। इस डिवेंचर ट्रस्टी को मैं कुछ बताऊं इससे पहले आपके पास समय है 30 सेकेंड। एकदम सोच के समझ के मुझे बताएंगे कि डिवेंचर ट्रस्टी इससे पहले भी मैंने कहीं बताया है, क्या बताया है और कहां बताया। पहले तो कहां हमने जिक्र किया है डिवेंचर ट्रस्टी वो बताना है, और फिर बताना है कि क्या बताया है। पहला चीज, कहां बताया है, क्या पढ़ाते वक्त मैंने बताया था ये, और दूसरा उसके बारे में क्या बताया था, बोलना नहीं है। 30 सेकेंड एकदम कलेक्ट कीजिए इंफॉर्मेशन, सोचिए, और जिनसे मैं पूछूं वो जवाब देंगे। मैं शिकार ढूंढ रहा हूं तब तक। आपका 30 सेकेंड सोचने का शुरू होता है अब। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कहां पढ़ाया था, दूसरा क्या पढ़ाया था डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में।
जैसे ही मैंने बोला कि मैं शिकार ढूंढता हूं, पार्टिसिपेंट में देखा मैंने 2 कम हो गए। भागिए मत, या हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हो, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, लेकिन मैं तो नेटवर्क इशू नहीं मानूंगा। चलिए, आकांक्षा जल्दी जल्दी बताते चलिए। आकांक्षा, सर डिबेंचर ट्रस्टी आपने डिबेंचर्स के टॉपिक में पढ़ाया था, एंड डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं जो सिक्योरिटी होल्ड कहाँ करते बोला हैं बताया था? डिबेंचर्स के टॉपिक में। इसमें डिबेंचर्स, जब हम डिबेंचर्स पढ़ रहे थे। ओके, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जब डिवेंचर पढ़ाया था, ठीक है, क्या बताया था? वेरी गुड। कि सर डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं वो सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एंड व्हेन द कंपनी इज नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट, तो हम वो सिक्योरिटी से अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं। यानी कि डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके 3 मेजर काम मैंने बताया था। अनामिका, आप बताइए 3 मेजर काम क्या था? मेरे को पिछले वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछना, मेरे नेटवर्क फ्लक्चुएशन है तो मेरी आवाज शायद पहले भी नहीं आ रही थी, मैंने बोलने की कोशिश की थी। ये तो राशि बोल रहे हैं ना? हाँ सर मैं बोल रही हूँ, पर सर एक्चुअली मेरे तो नेटवर्क का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो मैं पहले भी पूछ रही थी पर आवाज नहीं जा रही थी। कौन अभी सा शायद आ question? रही है। सर मेरे को ये एस्क्रो अकाउंट थोड़ा समझ में नहीं आया है। कुछ नहीं है। एस्क्रो अकाउंट का मतलब है एक अकाउंट का नाम दिया गया एस्क्रो अकाउंट। चलिए, आप मुझे जो है वो कहते हैं कि सर आप गरीब आदमी हो, आपको मैं 5 करोड़ दे देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे? मैंने बोला वेरी गुड। दोनों हाथ मैंने जोड़े, सर भी झुकाया और बोला कि राशि की जय हो, जयकारा भी लगाया। आपने कहा कि सर ये जो मैं पैसे आपको दूंगी, ये पैसे जो है वो आप अलग एक बैंक अकाउंट ओपन कीजिए और उस बैंक का नाम रहेगा राशिस डोनेशन टू सर। मैं बैंक में गया, मैंने बोला जो बैंक अकाउंट ओपन होगा वो इस नाम से होगा। उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, आपने जो है वो पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। क्या दिक्कत? अब उस अकाउंट से मैं कितना पैसा निकाल रहा हूं, ये जो है वो आप तक भी इंफॉर्मेशन है। अगर 5 करोड़ दिया तो अभी तक यूज के लिए मैंने उसमें से 10 लाख निकाला, 4 करोड़ 90 लाख बचे रह गए, बस नाम दे दिया। ऐसे ही कंपनी के पास पैसे आने हैं। कौन पैसे दे रहा है? कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, पब्लिक अपना पैसा देगी, तो पैसा जब देगी तो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है ना। तो जो ट्रांसफर होना है, चेक देगी तो वो चेक भी जमा होना है तो बैंक अकाउंट में ही जाता है। उसका नाम क्या रखा गया? उस अकाउंट का नाम एस्क्रो अकाउंट। हम कहीं से कुछ सीखते हैं ना तो ये बहुत पहले से यूएसए और सब जगह चल रहा है। उस अकाउंट का नाम क्या पड़ता है? एस्क्रो अकाउंट। इसीलिए हमने भी नाम क्या रखा? एस्क्रो अकाउंट। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब मैंने जो पूछा था उसका जवाब आप दीजिए। क्या 3 मेजर काम है? अब ये मत बोलिएगा सर अब लाइन डिस्टर्ब हो गई है। सर मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर हुई तो आवाज बंद हो जाएगी। सर एक तो ये होता है कि जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं उसके डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं। 3 काम जल्दी जल्दी बताइए। 3 मेजर काम। पहला, द फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट हो जाए ये ध्यान रखना, ऐसे Yes. बोले, ठीक है। एक दूसरा, सर मैं एक्चुअली इंटरेस्ट बोल रही हूँ, पेमेंट नहीं बोल रही हूँ, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में। तो नहीं होगा ना, तो मामू बनाना हो जाएगा, वो तो पता ही है। डिवेंचर होल्डर का काम ही है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, मतलब उनके सारे हित का ध्यान रखना। अब वो 3 कौन कौन से जो है इंटरेस्ट है, 3 कौन कौन से हित है? सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एट प्रॉपर टाइम पे होना, टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। सेकेंड सर अगर कुछ और नए डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो उससे पहले उनको बताना कि ये हो रहा है, आपको लेना है क्या करके। ये मामू बनाना हुआ। सेकेंड, सर एक ही याद है। सर मैं बताऊं सेकंड? सर मैं बताऊं? आते हैं, एक बार अंश बोलेंगे, अगर बोले तो। यस सर। सर मुझे याद नहीं है। नहीं याद है? नहीं सर। ठीक है। सर मैं बताऊं? दिव्यांशी, विक्रम, सर वो इंश्योर करते हैं कि उनकी जो मोर्टेज दे रखा है कंपनी में उसकी बुक वैल्यू कम ना हो।
वेरी गुड। जो सिक्योरिटी जिसपे चार्ज क्रिएटेड है उसकी वैल्यू जो है वो डिवेंचर अमाउंट से कम ना हो। सेकेंड हो गया। थर्ड जो है वो बताइए प्रेरणा। सर जो मतलब मेरे को नहीं पता कितना करेक्ट है ये, बट जो चार्ज इस प्रॉपर्टी पे क्रिएट करता है तो वो इंश्योर करता है कि वो कोई और मतलब किसी और डिबेंचर का किसी भी लोन का चार्ज उस पे क्रिएट ना हो। नहीं, ये वही पॉइंट हो गया, ये मामू वाला होगा। ये तो वही हुआ जो अभी विक्रम ने बताया कि उसकी वैल्यू कम ना हो, ये सफिशिएंट हो गया। कौतुक सर एक मेरे को याद आया। कौतुक सर कौस्तुभ। फिर से बोलिए। सर कौस्तुभ। सर इसके पहला है कि कॉल करने पड़ेंगे पीरियोडिकल रिपोर्ट बॉडी कॉर्पोरेट से। फिर थर्ड हो गया कि कोई पोजीशन है तो उसका ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रोविजन डीड ट्रस्ट डीड हो। और थर्ड हो गया कि डिबेंचर्स की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को सेव करें। तो आपका दो मैं नहीं सुन पाया। एक इंटरेस्ट वाली बात हो गई, एक सिक्योरिटीज का अमाउंट है, एक कौन सा एस्पेक्ट है? कॉल फॉर द पीरियोडिक रिपोर्ट्स फ्रॉम द बॉडी कॉर्पोरेट। ना वो तो था। और मेजर में एक सबसे बड़ा चीज छूट रहा है अभी आप लोगों से, कौन बताएंगे? मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। सर बताएं। तो वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब उनके पावर हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहे हैं। बहुत वो एज अ लिंक काम करता है डिवेंचर होल्डर्स और इश्यूअर के बीच में ना। कन्वर्जन सर हाँ बोलने थोड़ा हिंट दूं। यस सर। डिवेंचर होल्डर जब डिवेंचर लेते हैं तो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। यस सर। यस सर। इस पे उनको तो आपने इंटरेस्ट उनका प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, चार्ज क्रिएट कर दिया कि इंटरेस्ट अगर समय पे नहीं मिले तो ये, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी तो मिलता है रिडम्पशन के समय। हाँ जी सर, वो प्रिंसिपल अमाउंट वो भी तो प्रोटेक्ट कीजिए कि टू गेट द प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जो मेन है पहला, गेट द इंटरेस्ट टाइमली। और थर्ड मेजर हो गया कि जिन चीजों पे चार्ज क्रिएट हुआ है उसका वैल्यू जो है वो कम ना हो। ये मेजर जो है इनके 3 काम हो गए। चलिए ठीक है, तो अब जरा वापस आते हैं। इतनी बात याद है तो अब सर आपने सेकंड पॉइंट क्या कहा था? मैंने एक्चुअली मिस कर दी थी डिबेंचर वाली क्लास। पहला बोला प्रिंसिपल अमाउंट का आपका टाइमली पेमेंट होना चाहिए जिस समय रिडम्पशन का टाइम आया। अगर आपने कहा है कि 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा तो 5 साल बाद मेरे प्रिंसिपल अमाउंट देंगे या नहीं देंगे? यस सर। ये देखना डिवेंचर ट्रस्टी का काम। दूसरा, 5 साल तक मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए समय पे। ये सर ये दूसरा काम हो गया। तीसरा हुआ कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए डिवेंचर में जो है वो रेज किए, तो जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया था उसकी कीमत थी उस समय 50 करोड़। डेप्रिसिएट होते होते उसकी वैल्यू 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगा तो वो क्या बोलेगा कंपनी को? सर इक्वल अमाउंट का जो सिक्योरिटी है वो दूसरे प्रॉपर्टी पे भी क्या क्रिएट करो? चार्ज क्रिएट करो। मुझे 10 करोड़ से कम का वैल्यू नहीं चाहिए। जो आपने उससे 50 करोड़ का चीज दिया था वो हो गया 8 करोड़ का, जल्दी से 2 करोड़ का कुछ और दो। अगले साल वो भी कम रहा होगा तो क्या बोलेगा? और दो, ताकि मेरा 10 करोड़ क्या हो? पूरा हो। वो हमेशा चाहेगा कि 10 करोड़ से ज्यादा के प्रॉपर्टी पे उसका क्या क्रिएटेड रहे? चार्ज क्रिएटेड रहे, ताकि जब वो उस चीज को सेल आउट करे तो डिवेंचर होल्डर का जो पैसा हो रहा है इंटरेस्ट के साथ वो जरूर उनको क्या हो जाए? फुल पेमेंट मिल जाए। क्लियर है बात? यस सर। पता चला 10 करोड़ के चीज थे, 50 करोड़ के का चार्ज, उस पे जो 50 करोड़ के प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड था क्योंकि 10 करोड़ का डिवेंचर इशू हुआ था। आपने ध्यान दिया नहीं, 5 करोड़ का वो वैल्यू हो गया। अब जब डिफॉल्ट हुआ आप उसको बेचने गए तो वो बिका जो है वो 4.5 करोड़ में। अब मुझे बताइए, क्या आपने डिवेंचर ट्रस्टी का काम सही तरीके से किया? सर क्या फायदा हुआ आपके डिवेंचर ट्रस्टी बने रहने का? जब जरूरत हुई तब तो लोगों के पैसे पूरे नहीं मिले उन्हें। क्लियर है बात? तभी तो बोला गया कि ये लाइसेंस किससे लेंगे? सेबी से, ताकि सेबी देखे कि डिवेंचर ट्रस्टी सही तरीके से काम कर रहा है। मुझे बताइए, क्या कंपनी नहीं चाहेगी कि किसी तरीके से मिला लो डिवेंचर ट्रस्टी को अपने साथ और उनको बोलो कि इग्नोर करो इन बातों को?
ज्यादा शोर मच मचाओ, क्योंकि हर दिन देखने तो हम और आप जा ही नहीं रहे। आपको क्या पता है, आपने अगर डिबेंचर लिया भी तो मुझे बताइए, कोई कितना भी क्वालिफाइड होगा तो क्या हर दिन पूछता रहेगा कि बताना जरा कितना का चार्ज का वैल्यू बना? सोच के देखिए प्रैक्टिकली। नो सर। तो इसका मतलब प्रोएक्टिवली किसको सोचना है, किसको देखना है? डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी ने इन्हें मिला लिया, आपको तो पता है इंडिया में कैसे मिलाया जाता है, रिकॉर्डेड लाइन है, इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा देश महान है, 100 में 100 बेईमान, फिर भी मेरा भारत। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े सारे काम जो है वो जुगाड़, बड़े सारे काम जो है वो बाकी बहुत तरह के अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पूरे हो जाते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए बीच में सेबी खड़ा हो गया और कोशिश जारी है, कोशिश ही कर सकता है फ्रॉड को रोकने का। बताऊंगा आपको, हर्षद मेहता स्कैम बताऊंगा, केतन पारेख स्कैम बताऊंगा, आनंद राठी स्कैम बताऊंगा, और हर स्कैम के बाद जो है वो नए नए लॉ आते गए। क्या आपको नहीं पता एक से एक स्कैम हुए हैं या नहीं हुए हैं? चाहे वो आपका जो है वो 2G स्कैम हुआ हो, चाहे कोयला घोटाला हुआ हो, चाहे वो आपका कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, जो भी चीज आप कहिए, तो घोटाले होते गए, जांच भी चल रहे, वो फोर्स कांड हो, जो भी हो। तो फिलहाल यहाँ पे कहीं गड़बड़ घोटाला ना हो, इसके लिए बीच में सेबी है कि ऐसे बंदे को डिवेंचर ट्रस्टी बनाओ जिसके ऊपर मेरा भी जो है वो नजर रहे, और कम से कम मैं देख सकूं कि वो अननेसेसरी बायस्ड होकर के जो है वो गलत काम ना कर रहा। तो मींस a trustee of a trust deed for securing any issue of what? Debenture. क्या इक्विटी शेयर के लिए भी ये देख रहे हैं चीजों को? बॉन्ड के लिए भी? No, sir. सिर्फ किसके लिए? तो ये चीज ध्यान रखिए, यही अंतर है कि जब आप बॉन्ड लेने जाते हैं और क्या लेने जाते हैं, डिबेंचर, दोनों में इंटरेस्ट ही मिलता है। यहाँ पे आपका एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है डिवेंचर ट्रस्टी, जहां आप थोड़ा ज्यादा फेथ कर सकते हैं। नेटवर्थ कितना होना चाहिए इनका? 2 करोड़। मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, तभी वो लाइसेंस ले सकता है। अब यहाँ पे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखिए, डिवेंचर ट्रस्टी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन सब हमें देखना होगा। क्या क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका? डिवेंचर ट्रस्टी का। मुझे एक चीज बताइए नॉर्मल ही तरीके से, अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं, अभी तक जो हमने बातचीत की उससे ये नहीं पता चलता है कि डिवेंचर ट्रस्टी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा, जिन चीजों पे चार्ज क्रिएटेड है उससे रिलेटेड होगा, इन्हीं चीजों पे रिलेटेड होगा ना। Yes, sir. है ना? तो अगर इतने बात को हम ध्यान से कर लेते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सब कुछ हम कर सकते हैं। कॉल फॉर पीरियडिक रिपोर्ट से कंपनी से, ये नहीं कि आराम से बैठे, ये इनका काम है। हम और आप डिवेंचर होल्डर हैं, हम नहीं मंगवा सकते हैं। किनको मंगवाना है? डिवेंचर ट्रस्टी को। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी है। भले कंपनी पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसी चीज के लिए सेबी ने लाइसेंस दिया है कि आप पीरियडिक रिपोर्ट टाइम टाइम पे मंगाइए, ताकि पता चलता रहे कि भैया ऑल इज वेल, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। टेक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड, यानी कि यहाँ पे ट्रस्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जिस चीज पे क्या क्रिएट हुआ है? चार्ज क्रिएट हुआ। डिवेंचर ट्रस्टी नाम है ना, उसके ये ट्रस्टी हुए उस प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी इनका नहीं है, प्रॉपर्टी अभी भी कंपनी का ही है, लेकिन उस डीड के अकॉर्डिंग इनके कैपेसिटी में इनके पास कब आ जाएगा? जब कंपनी डिफॉल्ट करती, किस चीज में? रिडम्पशन करना है प्रिंसिपल अमाउंट का, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वैसे केस में जो है उस ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि ये चाहे तो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी के क्या हो गए? ओनर हो गए, और ये एक्सरसाइज करेंगे अपने सारे राइट्स और उसे बेच करके जो है पेमेंट करेंगे। इनफोर्स सिक्योरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, इस वर्ड का मतलब होता है इनफोर्स सिक्योरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। इनफोर्स सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जिस चीज पे चार्ज क्रिएटेड है उस चीज को अपने कब्जे में लेना, उसे सेल आउट करना, और उससे जो है वो डिवेंचर ट्रस्टी का जो भी एस्पेक्ट था, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट की कमी थी या इंटरेस्ट का पेमेंट था, वो पूरा करना। Ensure on continuous basis that property charge to the debenture is available and adequate. ये वर्ड याद है? adequate at all the time. बताइए इस पे डिस्कशन किया है या नहीं? adequate all the time. adequate का मतलब क्या होता है? sufficient. 10 करोड़ का डिवेंचर था, उसका इंटरेस्ट बनता है 1 साल में 1 करोड़ का,
11 करोड़ हो गए। हर साल ईयर एंड में प्रॉपर्टी की कीमत 11 करोड़ से ज्यादा रहना चाहिए या कम? अगर नहीं है तो इसका मतलब एडिक्वेट है? एडिक्वेट कब होना चाहिए, कभी कभी या एट ऑल द टाइम्स? जब तक डिवेंचर रिडीम नहीं हो जाए तब तक जो है वो ऑल द टाइम्स वो एडिक्वेट होना चाहिए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्चार्ज द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ताकि उससे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों क्या किया जा सके, पे किया जा सके। सच और फ्री फ्रॉम एनी अदर इनकम्बरेंस, अगर उस पर कोई और चीज जो है वो क्या किया गया है, चार्ज क्रिएट किया गया है, तो वैसे केस में प्रॉपरली उसे चेक करे कि इनके हिस्से में सफिशिएंट अमाउंट आ रहा है। अगर फ्री फ्रॉम अदर इनकम्बरेंस रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहता है, ये वर्ड सुनिए ध्यान से, फ्री फ्रॉम अदर इनकम्बरेंस। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है 100 CR का, एकदम ध्यान से देखिएगा, 10 करोड़ का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, 10 करोड़ का। एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 करोड़ है, इस पे चार्ज क्रिएट किया गया है। इस समय के लिए ये सही है? या ना बोलिएगा तेजी से, ऐसे चुप नहीं, तेजी से। इस समय के लिए ये सही है? ठीक है। कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, कंपनी ने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया है, इसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर लिया है। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ेगा डिवेंचर ट्रस्टी को? नो सर। नो सर। सोच के देखिए, अभी भी टोटल मिला करके 20 करोड़ का ही तो इससे रिकवर करना है इस प्रॉपर्टी से, तो क्या दिक्कत है? ये 10 करोड़ और 10 करोड़ आपका दोनों का रहेगा, उस पर पारी पासु चार्ज कहते हैं, दोनों का चार्ज क्रिएटेड है। तो जिस चीज की वैल्यू 100 करोड़ है उस पर 20 करोड़ का चार्ज ही क्रिएट है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ही होता आपका जो है वो 20 करोड़ का, और तब इस पे 20 करोड़ का अगर चार्ज क्रिएट हो जाता तो इशू जरूर होता कि जैसे ही थोड़ा सा भी कम होगा वो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। होता या नहीं होता? होता सर। यस सर। तो यही कह रहा है कि अगर कोई और इनकम्बरेंस नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कोई और इनकम्बरेंस है तो ये देखिए कि कहीं आपका जितना चीज उससे मिलना चाहिए हिस्सा तो कम नहीं हो जा रहा है। यही चीज इस स्टेटमेंट में कहा गया है। क्लियर है? उनके साथ जो डील हुआ उसमें आपका भी चार्ज पारी पासु, पारी पासु का मतलब होता है एट इक्वल फुटिंग। जब भी इसको बेचा जाएगा इनके 10 करोड़ और आपके 10 करोड़ आएंगे, बाकी जो बचा वो कंपनी को वापस दे दिया जाएगा। ये डिवेंचर ट्रस्टी का क्या है, राइट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट का मतलब होता है डिवेंचर होल्डर का क्या अधिकार है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, जिम्मेदारी हुई, ये उन्हें करना होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी इन डिटेल्स कंटिन्यू हम लोग उसी को कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी कंटिन्यू पॉइंट जा रहा है, इसीलिए 2 आपके स्लाइड हो गए। मेरे पास जो है वो उतना ही बड़ा स्क्रीन था, छोटा हो जाता, ज्यादा छोटा लिखता तो। एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू इंश्योर कंप्लायंसेस बाय बॉडी कॉर्पोरेट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और द ट्रस्ट डीड। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है वो सुनिए। वैसे तो अगर मैं जिंदा रहा और आप पहुंचे प्रोफेशनल में, मुलाकात हुई तो वहां मिलेंगे SSCM-DD, मैं ही पढ़ाता हूँ, तो वहां हम लोग बात करेंगे, उसका नाम ही है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो वो इसीलिए उसका नाम है SSCM-DD, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट इसमें बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले ठोक बजा करके देख लिया जाना कि ये काम मेरे लायक है, इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये काम मुझे फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा। तो काम करने से पहले जो जो चीज आप चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। ऑडिट का मतलब होता है काम को कर लिया, अब क्या क्या गलती की हम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑडिट। तो ऑडिट एक तरह से पोस्टमार्टम है, मरने के बाद, काम के करने के बाद गलती। और ड्यू डिलिजेंस जो है वो प्रिकॉशंस है, वो सारा चीज जिससे जो है हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप मान लीजिए कोई काम करने जा रहे हैं, तो काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा या ऑडिट कीजिएगा? ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस। और काम करने के बाद ऑडिट।
एग्जाम की तैयारी, सीएस का सिलेक्शन की, अगर आप जो है सीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे पहले जो आप चेक कीजिएगा वो है ड्यू डिलिजेंस। और इस ड्यू डिलिजेंस में क्या कीजिएगा, अपनी कैपेबिलिटी, आपके पास टाइम कितना है वो देखिएगा, साथ में कितने कोर्सेज कर रहे हैं वो देखिएगा, घर का फाइनेंशियल कंडीशन देखिएगा, आपको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली कौन कौन से लोग अवेलेबल है ये आप देखिएगा, आपके पास टोटल टाइम कितना दिया गया है, इन सबके बेसिस पे जो आप डिसीजन लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्यू डिलिजेंस। एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अच्छा है या खराब है, उसका जो आप पूरे तरह से जो है रिपोर्ट बनाइएगा कि अच्छा है तो क्यों हुआ और खराब है तो क्या हुआ, क्या कमी की, क्या गलतियां की, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑडिट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस क्या इंश्योर करने के लिए कि भाई जो कंपनीज है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि अगर इन चीजों को कॉन्ट्रावेन करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर नोटिस जारी होगा, कंपनी के ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी होगा तो बताइए ये डिबेंचर होल्डर के हेल्थ को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर। कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन हो जाएंगे तो कंपनी बिजनेस क्या करेगी, कंपनी इंटरेस्ट कहां से आपको पे करेगी, कंपनी का तो बिजनेस ही बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है। तो इसीलिए इनका काम है कि समय समय पे ड्यू डिलिजेंस करते रहें कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, सही तरीके से चल रही है, और ड्यू डिलिजेंस करते भी रहे और उनसे रिपोर्ट भी मंगाते रहे। To take appropriate measure for protecting the interest of debenture holder, जैसे ही इनको थोड़ा सा भी लगे कि कहीं भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डीड हो रहा है या कोई भी चीज इनके नोटिस में आ रहा है, ये नहीं कि आराम से पहले पूरा हालात बिगड़ जाने देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। नेताओं की तरह ये नहीं कि पहले पूरा हिंसा छिड़ जाने देते, पूरा वायलेंस हो जाने देते, फिर आएंगे फिर रोकेंगे, बिल्कुल ही नहीं। अगर लगता है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ रहा है तो हमेशा पहले आगे बढ़ जाने से बहुत बड़े बड़े राइट्स को, बड़े बड़े चीजों को रोका जा सकता था जो पास्ट में बहुत सारे हुए हैं, या आगे ना हो इसके लिए एहतियात रखा जा सकता है। ठीक ऐसे ही इनको कहा गया कि आप क्या करें, अगर आपको पता चले कि कहीं कॉन्ट्रावेंशन और कुछ अगर होने वाला है तो पहले ही क्या कीजिए, एप्रोप्रिएट मेजर्स लीजिए, ताकि क्या किया जा सके, डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये नहीं कि पहले कंपनी लूटपीट जाए और तब जो है आप एक एक करके जो है वो उससे वसूली कार्यक्रम कीजिए, नहीं, पहले ही एक्शन लीजिए। टू ascertain that debentures have been converted or redeemed in accordance with provision and condition under which they are offered to debenture holder, आपको कहा गया था कि रिडीम होगा 20% प्रीमियम पे, आपको 10 रुपए में डिवेंचर दिया गया है, 20% प्रीमियम में रिडीम होगा, इसका मतलब रिडीम होते समय एक डिवेंचर का कितना कीमत मिलेगा आपको? टफ क्वेश्चन पूछ दिया क्या? 10 रुपए का डिवेंचर है, बोला गया 20% प्रीमियम पे रिडीम होगा, कितने पैसे मिलेंगे एक डिवेंचर के? 12 रुपीज, बिल्कुल सही। तो अगर 12 मिल रहा है तो ठीक है, अगर कंपनी 11 दे रही है तो प्रॉब्लम है। डिवेंचर होल्डर चुप बैठा रहे, डिवेंचर ट्रस्टी अपने से प्रोएक्टिवली एक्शन ले, या इंतजार करे कि कोई मुझे उठाएगा कि डिवेंचर ट्रस्टी तुम कब जगोगे, नहीं, उनका काम है प्रोएक्टिवली हर चीज देखिए, रिडम्पशन टाइम पे हो, रिडम्पशन उसी रेट पे हो जिस तरह से ऑफर किया गया था। इन्फॉर्म से भी इमीडिएटली, किस बात का, अगर कहीं पे क्या दिखे, ब्रीच या कोई भी लॉ के प्रोविजन को ब्रीच किया जा रहा है, यानी कि डिफॉल्ट किया जा रहा है, अगर कुछ भी अगर गड़बड़ दिखे, सेबी को इसकी सूचना दे कि यहाँ पे गड़बड़ है। इसीलिए तो उसे बनाया गया, वहां पे विसिल ब्लोअर की तरह ही तो रखा गया है कि क्विक एक्शन ले, जो चीज उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो किनको बता दे फटाक से, सेबी, हाँ जी, सेबी को चुगली करे कि देखिए हम तो जो एक्शन लेना है ले ही रहे हैं, आप भी तैयार रहिए, ताकि तुरंत से भी अपना नोटिस भेजिए। अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड में, जब जब उन्हें रिक्वायर्ड है, जैसे ही लगता है इंटरेस्ट समय पे नहीं हुआ, उनका पावर है, वो क्या कर अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, एंड नॉमिनी डायरेक्टर कैन नॉट बी रिटायर्ड ऑन रोटेशन। और ये नॉमिनी डायरेक्टर रोटेशन पे जो है वो रिटायर भी नहीं होगा, ये तब तक वहां बना रहेगा जब तक आप डिवेंचर होल्डर्स के जो है वो इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल नहीं कर देते। क्लियर है? यस सर। ये सब इनको मर्जी होगा तो करेंगे या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही पड़ेगा। ये किया, अगर ये कहीं इस चीज को पूरा नहीं करते, इसका मतलब ये नॉन कंप्लायंस किसके तरफ से, कंपनी के तरफ से या डिवेंचर ट्रस्टी के तरफ से?
डिवेंचर ट्रस्टी। तो बताइए सेबी इनका बजा डालेगी या नहीं उस केस में? यस सर। जी, इनके ऊपर भी तभी तो देखिएगा ना। अब जब सेबी एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा देखिएगा सब कुछ ये सब रिपीट होगा कि सेबी एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां सेबी का एक काम ये भी है कि सारे इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना कि इंटरमीडियरीज अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए सेबी एक्ट में सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उससे पहले आप सेबी के सारे काम जान चुके होते हैं, वहां पे बस एक जगह चीजों को गैदर बस कर लिया जाता है। चलिए, क्लियर है ये सारा चीज? यस सर। ये हमारा डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में। तो अब आप यहां तक आपको कॉपी करना है, ध्यान रखिएगा। यहां मैंने थोड़ा मार्क कर दिया। डिवेंचर ट्रस्टी के तीनों स्लाइड करेंगे और ये आपका बैंकर्स टू एनी यहां तक कर लीजिए, फिर अगले जाएंगे। यहां तक कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए पहले, अगर लगता है कुछ पूछना है तो, ताकि लिखते वक्त सिर्फ दिमाग में जो लिख रहे हैं वहां ध्यान रहना चाहिए, ताकि एक राउंड रिवीजन क्लास में हो जाए। कुछ पूछना है बैंकर्स टू एनी या डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में? सर एक बार एस्क्रो अकाउंट फिर से बता दो। एस्क्रो अकाउंट सिंपल एक अकाउंट है जिसका नाम है एस्क्रो अकाउंट। ये अकाउंट बेसिकली तब ओपन किया जाता है जब कंपनी को अपने शेयर होल्डर, कंपनी को पब्लिक से कोई भी पैसा लेना हो और वो पैसा कंपनी में आना हो, तो जिस अकाउंट में वो आएगा वो अकाउंट एस्क्रो अकाउंट कहलाता है। कंपनी को पब्लिक के बीच में या डिवेंचर होल्डर के बीच में या शेयर होल्डर्स के बीच में, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड देना है या बायबैक में उनके शेयर्स लेकर के उनको पैसे देना है। टेक ओवर के केस में जो है वो लोगों से शेयर ले रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। मतलब जब कंपनी से पैसा जा रहा है पब्लिक के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, डिवेंचर होल्डर्स के बीच में, या उनके पास से आ रहा है, तो उस केस में इस पैसे के आने और जाने के लिए जो बैंक अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट को किस नाम से जाना गया है? एस्क्रो अकाउंट। अगर इसका नाम मैंने इसको नहीं रखा, मुझे रखना रहता तो मैं क्या रखता? इना अकाउंट, बिना अकाउंट, इना मेरा डिका अकाउंट। इन्होंने एस्क्रो अकाउंट रख दिया, क्या दिक्कत है? नो सर। चलो फिर कीजिए।
Sir, done. पे
Sir, done. Done, sir. No, sir. No, sir. क्या डन है? No, sir, अभी है। No, sir. करके बताएंगे। Sir, done.
आंसर सर डन। डन है सबका? यस सर। यस सर। अब पहले जरा समझते हैं, बात करते हैं तो लिखेंगे। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर के लिए इन्होंने एक ही रेगुलेशन बनाया, किनके लिए? ब्रोकर के लिए और सब ब्रोकर के लिए। अब ये करते क्या है ये जरा समझिए। जब भी हम सेकेंडरी मार्केट का मतलब हो गया स्टॉक एक्सचेंज, तो जब भी हम सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज से कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक ही ऑप्शन है कि हम ब्रोकर के थ्रू जाए। ब्रोकर के थ्रू जाने का मतलब ये नहीं कि हम ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको टर्मिनल दिखलाया था वो ब्रोकर का ही दिया हुआ है, लेकिन जब भी मैं अपने उस ऑनलाइन टर्मिनल के जरिए कुछ भी खरीदूंगा या कुछ भी बेचूंगा तो इसका मतलब है मैं सेकेंडरी मार्केट से खरीद और बेच रहा हूं, और उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा किसके पास? ब्रोकर के पास। मतलब अगर मैंने जो है वो इन्फोसिस का शेयर खरीदा, मान लीजिए जिस भी रेट से खरीदा, एज्यूम कीजिए 1000 के रेट से खरीदा, और ऐसे मैंने जो है वो 100 इक्विटी शेयर खरीदे, तो बताइए मुझे कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। 1 लाख। अब ये 1 लाख तो हो गया इसकी कीमत, इसमें ब्रोकरेज भी है, और मान लीजिए वो ब्रोकरेज जो है वो मुझसे चार्ज करता है थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 0.1% का। कितना? 0.1%। तो मुझे बताइए इन्फोसिस के ये शेयर खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? कितना पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा? 1 लाख रुपया या कुछ और? पहले ये 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा। अब जो मुझे देना होगा वो कहलाएगा ब्रोकरेज। क्या कहलाएगा? ब्रोकरेज। और ये ब्रोकरेज मुझे देना होगा, तो 1 लाख प्लस ब्रोकरेज कितना हो गया? 0.1% ऑफ 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रोकरेज कितना हो गया? 1/1000। अब ये हो गया ऐसे, ताकि आप बिल्कुल किसी डायलेमा में ना रहे। इसका मतलब कितना रुपया मुझे देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए, और ये 100 रुपए क्या हो गए? ब्रोकरेज। अगर अब मुझे बेचना रहेगा तो मुझे फायदा कब होगा? जब इस 1 लाख 100 रुपए से ज्यादा मैं बेचूंगा तभी मुझे कोई फायदा होगा ना। हाँ या ना बोलते चलिएगा। यस सर। नहीं, एक और एस्पेक्ट है, फिर बेचते वक्त भी ब्रोकरेज लग रहा है। तो एक तो ये 1 लाख 100 रुपए से ज्यादा मैं बेचूं, प्लस ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने अमाउंट में बेच रहा हूं उस समय जो ब्रोकरेज लगेगा वो माइनस होकर के मेरे पास आएगा। अब की बार 1 लाख रुपए का चीज ले रहा था तो कितना देना पड़ा? 100। 1 लाख 100 रुपए देने पड़े। यस सर। अब अगर मान लीजिए यही चीज मैं बेच देता हूं 1 लाख रुपए में, ठीक है, मुझे जरूरत है पैसे की, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बेच दिया 1 लाख में, यानी इसी रेट से बेच दिया, 1000 के ही रेट से, उसी रेट से खरीदा, उसी रेट से बेच भी दिया, तो भी आपको नुकसान हो गया। खरीदते वक्त का ब्रोकरेज और बेचते वक्त भी सेम ब्रोकरेज लग रहा है, वो मुझसे 0.1% का ब्रोकरेज ले रहा है। तो मुझे बताइए क्या मेरे पास 1 लाख रुपए आएंगे या 1 लाख में से 100 माइनस होके आएंगे? 100 माइनस। तो सेम 1 ही लाख में खरीदा, 1 ही लाख में बेचा, तो भी मेरा लॉस कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए या 200 रुपए? 200 रुपए सर। 200 रुपए। ये देखिए यहाँ पे भी 1 लाख रुपए थोड़ा ना जेब से गया था, 1 लाख 100 रुपए गए, और आए भी तो 1 लाख में क्या आया? 100 रुपए कम आए, तो 200 रुपए मेरा नहीं गया। यस सर।
सेम प्राइस पे खरीदा और सेम प्राइस पे बेच दिया तो भी 200 का नुकसान है। इसीलिए ब्रोकरेज का भी अमाउंट निकालने के बाद ही आपका प्रॉफिट लॉस होगा। मुझे एक ही बताइए, प्राइस अप हो या डाउन हो, ब्रोकर को कभी नुकसान है? नो सर। नो, उसे जो है वो हर केस में उसका ब्रोकरेज मिलना है। यही वजह है कि वो आपको दिन में हर बार कहते हैं सर नहीं सर अभी इसमें खरीद लो और फिर इसको इतने पे ही बेच देंगे। उससे ये जरूर चेक कर लिया कीजिए कि भाई इतने में खरीद रहे हो, बहुत मतलब वो 10-10 पैसे के मार्जिन पे बेच देता है। ये जरूर उससे पूछ लिया करना भाई 10-10 पैसे के जो मार्जिन पे बेच दे रहे हो उसमें मेरे सारे जो है वो कॉस्ट निकल जा रहे हैं ना, क्योंकि उसमें उसका ब्रोकरेज, वो जितने ज्यादा बार खरीदेगा बेचेगा उसका ब्रोकरेज बनता जाएगा या नहीं बनता जाएगा? तो यही काम वो करता है। इसीलिए ब्रोकर अमीर का अमीर होता जाता है। चाहे मार्केट क्रैश हो जाए तो भी लोग फटाफट बेच रहे होते हैं, फिर बोलते हैं खरीद लो, अब बहुत कम हो गया, अब इससे ऊपर नहीं, इससे कम नहीं जाएगा, अब इसके बाद बेच लेंगे। फिर गिरने लगता है, बोलता है अरे बेच दो और लगता है कम हो जाए, वो आराम से करता जाता है। तो इसीलिए ब्रोकर एक लीगल जो है वो पर्सन हुआ, सुनने में बड़ा खराब नाम लगता है ब्रोकर, दलाल, हिंदी में तो और गंदा लगता है। लेकिन इसे ब्रोकर की तरह काम करने का लाइसेंस कौन देते हैं? सेबी देते हैं। लेकिन आप जब ब्रोकर बनते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप, एकदम ध्यान से सुनिएगा, किस स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बनना चाहते हैं, और वो वर्ड मेंबर भी कहलाता है। किस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर ब्रोकर बनना चाहते हैं या किस स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर बनना चाहते हैं। समझ लीजिए कि नाम ही इसका ब्रोकर है, दलाल नाम है। तो आप किस मंडी में जो है वो ब्रोकर बनना चाहते हैं? भाई ये थोड़ी कि आप ब्रोकर बन गए तो आप पूरे दुनिया का जो है वो ब्रोकर बन गए, नहीं। अगर आप बीएससी का ब्रोकर बनना चाहते हैं या एनएससी का, जिसका भी आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, आपको जो है वो दोनों जगह से परमिशन चाहिए रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये परमिशन जाता है, लेकिन परमिशन मिलता किससे है? सेबी से। मुझे एक चीज बताइए, जितने भी ज्यादा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का होगा, स्टॉक एक्सचेंज की कमाई उतनी ज्यादा होगी कि नहीं? क्योंकि वो उनको पैसे देते हैं लाइसेंस का। यस सर। तो हो सकता है कि थोड़े आपके डॉक्यूमेंट कम ज्यादा भी रहे तो स्टॉक एक्सचेंज परमिशन दे दे कि हाँ तू मेरे अंदर क्या बन जा, ब्रोकर बन जा। एनएससी के पास गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैं आपका ब्रोकर बनना चाहता हूँ, उनका मॉनेटरी कंसर्न इन्वॉल्व है या नहीं इस चीज में? यस सर। तो हो सकता है वो कुछ कंप्लायंस बाईपास कर जाए। सेबी का मॉनेटरी जो है वो बेनिफिट इन्वॉल्व होता है किसी काम में? नहीं। इसीलिए लेना तो है उन्हीं के जरिए। भाई एनएससी का कंसर्न जरूर सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं के यहाँ का ब्रोकर बना लेकर कुछ ब्रोकर ने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम खराब होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर ने गड़बड़ कर दिया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम खराब होगा। इसीलिए कंसर्न उनका भी लेंगे, लेकिन फाइनली जो है वो लाइसेंस किसके थ्रू होकर के जाएगा? सेबी। लेकिन आएगा इनके रास्ते से। अगर आप चाहते हैं एनएससी का ब्रोकर बनना तो कीजिए, आप बीएससी का भी चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, दोनों का बनना चाहे दोनों का बन सकते हैं। जो एनएससी का ब्रोकर है, उस ब्रोकर के जरिए एनएससी में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उनके शेयर्स के प्राइस को आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब चाहे आप उनको कॉल करके कीजिए, आप उनको व्हाट्सएप करके कीजिए, या वो आपको टर्मिनल ही दे दे, जैसा टर्मिनल मेरे पास है जो मैंने आपको दिखाया है। तो इन तीनों में से किसी तरीके से हो सकता है, लेकिन हर केस में उनको उतना ही मिलना है ब्रोकरेज। क्लियर है ये बात? हो सकता है कुछ ब्रोकर बोले कि भाई आप मेरे यहाँ बैठ करके ही करना, तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। कुछ ब्रोकर बोले कि मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल पे कर दूंगा। कुछ ब्रोकर ने बोला कि भाई आपके पास टर्मिनल दे दी, आप खुद से कर लेना। तीनों केस में खुद कमीशन कट के ही जाएगा जब आपके पास डिटेल आएगा। बताऊंगा ये बहुत अच्छे तरीके से, ये सब लोग बात करेंगे, डिपॉजिटरी के बारे में बात करेंगे। वहां पे आपको हर दिन का जो सेटलमेंट करते उसका पेपर भी दिखलाऊंगा, कैसे ब्रोकरेज कटा हुआ दिखता है, ब्रोकरेज का पोर्शन जो लिखा रहता है वो भी दिखलाऊंगा, सब दिखलाऊंगा। फिलहाल ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का बनता है। अगर कोई एनएससी का ब्रोकर है तो उसके जरिए क्या हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीद बेच सकते हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? नो सर। नहीं। तो आप अगर किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करना चाहेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि वो एनएससी बीएससी दोनों का ब्रोकर हो या अलग अलग हो? दोनों का सर। अगर अलग अलग करेंगे तो कोई गुनाह होगा? नहीं, गुनाह नहीं होगा, इनकन्वीनियंस जरूर होगा। नहीं होगा? है कि ये शेयर्स कहाँ लिस्टेड है, फिर उससे बात करो। वो ब्रोकर दोनों का है, उसके पास जाएंगे, चाहे एनएससी का हो चाहे बीएससी का, कोई भी प्राइस देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
ठीक है, ब्रोकर के अंडर में बनता है सब ब्रोकर, क्योंकि अगर आप सब ब्रोकर बनते हैं तो फिर किसी ब्रोकर के अंडर में बनते हैं, उसका एक्सटेंडेड आर्म हो गया। अब वो सब ब्रोकर जो कमाई करेगा उसका कुछ हिस्सा उसे किसे देना पड़ेगा? ब्रोकर को। इसीलिए अगर आप सब ब्रोकर वगैरह के जरिए काम कीजिएगा तो ज्यादा ब्रोकरेज लग जाता है, क्योंकि उसे अपने कमाई का एक हिस्सा किसको देना है? ब्रोकर को। लेकिन यही अगर आप ब्रोकर के जरिए करते हैं तो उसे ये पैसा अपने ही पास रखना है, उसे इसमें से किसी को देना नहीं है, मतलब किसी और को। जो लिस्टिंग जो अपने जो है वो फीस वगैरह देते, दैट इज अ डिफरेंट। तो यही है आपका ब्रोकर, यही है आपका सब ब्रोकर। लेकिन एक और कंसर्न, अगर आप एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप सब ब्रोकर बनना चाहें तो मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे सब ब्रोकर बनना चाहें अगर आप सब ब्रोकर बनना चाहें, मान लीजिए कि कोई पर्सन है और ये है मान लीजिए प्रेरणा, अंश, विक्रम। प्रेरणा जो है वो एनएससी के ब्रोकर है, अंश जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर है, विक्रम जो है वो एनएससी प्लस बीएससी दोनों के ब्रोकर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। अब जो है दिव्यांश को सब ब्रोकर बनना है, तो वो जो है वो किनके अंडर बन सकते हैं? इसके भी अंदर अब डिपेंड करता है, एनएससी का ब्रोकर बनना है तो प्रेरणा के अंडर बन सकते हैं। अच्छा, एक और लेते हैं, यहाँ पे नाम ऐड करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए राशि, ये भी एनएससी के ब्रोकर है। अगर दिव्यांश को ब्रोकर बनना है तो वो एक और नाम लेना पड़ेगा, ये चले गए। अब आप एक लीजिए पर्सन, यहाँ पे ले लेते हैं, आकांक्षा जो है वो बीएससी के ब्रोकर है। अगर दिव्यांश को एनएससी का ब्रोकर बनना है तो वो किनके अंडर बन सकते हैं? प्रेरणा, राशि, विक्रम और आकांक्षा। प्रेरणा, राशि और विक्रम। क्या ये राशि और प्रेरणा दोनों के अंडर में सब ब्रोकर बन सकते हैं? नॉट अलाउड, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर सब ब्रोकर बनना चाहते हैं तो एक स्टॉक एक्सचेंज के एक ही ब्रोकर के जरिए आप बन सकते हैं। ये नहीं कि ये जो है वो राशि के अंडर भी सब ब्रोकर बन जाएंगे और किनके अंडर में? प्रेरणा के भी अंडर में नहीं बन सकते। लेकिन अगर उन्होंने राशि या प्रेरणा में से किसी के अंडर जो है वो ब्रोकर सब ब्रोकर बन गए तो क्या बीएससी का अब वो सब ब्रोकर नहीं बन सकते हैं? बीएससी में सब ब्रोकर नहीं बन सकते? बोला बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अब वो सब ब्रोकर बने हैं तो उनके पास लोग एनएससी के शेयर्स में तो डील कर पाएंगे, चाहे वो राशि या प्रेरणा में से किसी एक के अंदर सब ब्रोकर बन गए, दोनों के अंदर नहीं बन सकते। लेकिन ये दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनएससी के ब्रोकर है, तो इसीलिए इन दोनों में से कोई एक चुनाव आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप चाहें तो अंश या आकांक्षा के अंडर में दिव्यांश क्या बन सकते हैं? सब ब्रोकर बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किस स्टॉक एक्सचेंज में है? स्टॉक एक्सचेंज। तो आप जो है वो दिव्यांश जो है वो राशि के अंडर बन सकते हैं सब ब्रोकर, और इधर अंश और आकांक्षा में से किन्हीं के अंडर क्या बन सकते हैं? सब ब्रोकर बन सकते हैं। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर वो विक्रम के अंडर में सब ब्रोकर बन गए तो वो फिर इनमें से चारों में से और किसी के अंडर क्या नहीं बन सकते हैं? सब ब्रोकर। क्योंकि ऑलरेडी अब उनके पास ऐसा टर्मिनल आ गया जिससे एनएससी बीएससी जितने भी कंपनीज है उन सारे में वो डील कर सकते हैं। क्लियर है ये रिस्ट्रिक्शन? यस सर। यस सर। सर क्लियर है? मैं ये क्लीन कर रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक एक बात को सुनना शुरू करते हैं।
ये हुआ हमारा जो है वो स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर के लिए सेम रेगुलेशन है। ए मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, वर्ड हमने यूज किया भी था, and they are the intermediaries who are allowed to trade in securities on exchange of which they are member. Clear है? Yes, sir. Buy and sell on their own behalf as well as on behalf of their client. क्लाइंट के बेसिस पे भी अगर वो खुद से भी जो है वो ट्रेड करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अपने पैसे उनके हैं तो भी शेयर खरीद सकते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर खुद के पैसे के खरीदेंगे तो मुझे बताइए कि क्या उन्हें कोई ब्रोकरेज लगेगा? No, sir. नो सर। उनका 1 लाख का चीज उन्हें 1 ही लाख में मिलेगा, लेकिन दूसरा लोग अगर खरीदेंगे 1 लाख का तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? साथ में ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे वो चार्ज करते। हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा ट्रेड करते हो तो उनसे कम लेता हो। हाँ, एक मैक्सिमम कैप जरूर से भी लगा देते हैं कि इससे ज्यादा आप नहीं लोगे, लेकिन वो रेंज काफी बड़ा रहता है। सब ब्रोकर का मतलब हुआ कि वो जो है नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, यहां कह रहे नॉट मेंबर्स हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? स्टॉक ब्रोकर। किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? स्टॉक ब्रोकर। अगर कहीं उस सब ब्रोकर से कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो डंडा किस पे बजना है? स्टॉक ब्रोकर। यही बेसिकली जो है वो चैलेंज है ब्रोकर के ऊपर। अपने भीतर जब भी वो सब ब्रोकर बनाएगा तो ये चैलेंज हमेशा उसे क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा। एज एन एजेंट और अदरवाइज फॉर असिस्टिंग investor in buying, selling or dealing in securities through a stock broker and include a trading member. A stock broker plays very important role in secondary market, helping से चलिए सब कहानी है। The buyer and seller may be either a broker or a client. ब्रोकर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? क्लाइंट भी। जब वो अपने लिए खरीद रहा होगा तो क्या हो गया? ब्रोकर। और जब जो है वो किसी के बिहाफ पे कर रहा होगा तो क्लाइंट के बिहाफ पे करेगा। When executing an order, the stockbroker may, on behalf of his client, buy security from his own account, that is, as principal or an agent. आप उनको कह सकते हैं कि आप अपने ही अकाउंट से क्या कर लें? हमारे लिए परचेज कर लें। एक तो हुआ कि आपका खुद का अकाउंट है, आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे जा रहे हैं और आपके अकाउंट पे डायरेक्टली पैसे आ रहे हैं। दूसरा है कि आपके बिहाफ पे वो अपने अकाउंट से बाय करेंगे और अपने अकाउंट से क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। उनके ही पास इस अकाउंट का कंट्रोल रह गया। अब इसमें थोड़ा रिस्क होता है जब वो अपने अकाउंट के जरिए करते। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने बाय सेल एक्टिविटी किया वो पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेटलमेंट को लेकर के कुछ इश्यू आता है, तो सेबी के बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस है कि कम से कम इतना पैसा उनका मार्जिन का रख करके तब उनके लिए ट्रेड करना, ताकि कल के डेट में अगर पैसा नहीं दे तो भी सेटलमेंट का काम पूरा हो सके। ये बहुत डिटेल में बताऊंगा जब ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा वहां डिपोजिटरी के में वहां सिखाऊंगा। यानी इसके बाद एक और चैप्टर तब वहां पहुंचेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के बाद हम लोग पहुंचेंगे डिपोजिटरी सिस्टम में, तब ये सब सिखाऊंगा। फॉर ईच ट्रांजेक्शन ही हैज टू इशू नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। एकदम यहाँ पे कहीं पे लिखते वक्त याद कर लीजिएगा, रेफर डिपोजिटरी सिस्टम। डिपोजिटरी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दिखलाऊंगा भी, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है ये बताऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, उस पर कितना ब्रोकरेज लग रहा है, उस पर कितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है, जो टैक्स लगता है, ये सारा का सारा डिटेल वहां दिया रहता है। कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो शेयर कितने बजे खरीदे थे, कितने बजे बेचे। आपने जब एक साथ 100 शेयर ऑर्डर लगाया था खरीदने का, तो 100 शेयर एक साथ आ गए या रुक रुक करके इतने इतने सेकंड के अंतराल पे आए, ये सारा डिटेल जहां दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट। इससे ज्यादा डिटेल आपको तब बताऊंगा जब हम लोग पहुंचेंगे डिपोजिटरी में, जिसमें दिया रहता है सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन यहाँ होते हैं। ये जो है वो देना आपके ब्रोकर का काम है, ये आपको वो प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से। मैक्सिमम ऑनलाइन दिया जाता है। While buying or selling securities as a principal, the stockbroker has to obtain the consent of his client. अगर वो खुद अपने अकाउंट से करेगा तो क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा कि आपके बिहाफ पे कर रहा हूं, एंड प्राइसेस चार्ज शुड बी फेयर एंड जस्टिफाइड बाय द कंडीशन ऑफ मार्केट। यही कहा गया कि देखिए इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं कहा गया। फेयर एंड जस्टिफाइड जब भी होता है तो थोड़ा बार्गेन पे डिपेंड करता है, किसका बार्गेन कैपेसिटी ज्यादा। आप कहते हैं देख लो भैया 1 करोड़ रख रहा हूं अपने अकाउंट में, 1 करोड़ का ट्रेड करना, वो तो ठीक है,
0.1% या 0.1% लेंगे, क्योंकि इतना में भी उसको दिख रहा है कि इतने पैसे हैं कि ज्यादा खरीदेंगे बेचेंगे काम होगा। कोई बोलेगा 10,000 अकाउंट में रखूंगा तब करूंगा, तो बोलेगा देखो 0.3%, इतना तो लूंगा ही लूंगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप 10,000 का कर रहे हैं और इसके लिए हमें दिमाग तो उतना ही लगाना पड़ता है। यहाँ पे कोई और एस्पेक्ट था? नहीं, सारे एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब आप इसको कॉपी करने का काम कर दीजिए। कर देता हूं, जल्दी बताइए, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नहीं, तो फिर एक सेकेंड, यहां से कॉपी करना शुरू कीजिए, फिर मुझे बताइए। डन सर। नेक्स्ट पे आओ। यस सर।
सर डन। तो सर हाउ नेक्स्ट पे? नो सर, एक ठीक है, करके बताएं। डन सर। Next पे। सर डन। सबका डन? डन सर।
Yes, sir. Yes, sir. आइए, अब हमने इंटरमीडियरीज में हमें ये सारे इंटरमीडियरीज पढ़ने थे, जिसमें से हमने मर्चेंट बैंकर देख लिया, रजिस्ट्रार आरटीए देख लिया, अंडरराइटर देख लिया, बैंकर्स टू इशू, डिवेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर देख लिया। अब ये जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, ये तीन एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इन तीनों के काम एक जैसे ही हैं, बहुत थोड़े सा का तीनों में डिफरेंस है। अक्सर आप सुनते होंगे कि मैंने अपना इस पर्सन को पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट किया है, या मुझे ये टिप मिला है, मुझे ये पता चला है कि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, मैंने फलाने जगह जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ये सर्विसेज ली है, या फलाने पोर्टफोलियो मैनेजर से ये सर्विसेज ली है, या रिसर्च एनालिस्ट से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला है। ये तीन लोग किस तरह से और किस कैपेसिटी में काम करते हैं और कैसे आप इनसे एडवाइस ले सकते हैं कि कंपनी या कोई भी जो है वो और स्टॉक्स किनके किनके प्राइस बढ़ सकते हैं, कितने दिनों के लिए अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करें जिससे मेरा पैसा इतना बढ़ जाए, या मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम इतने दिनों का है और इतना अमाउंट मेरे पास है, मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपको कुछ यूनिक तरह की सर्विसेज भी देते हैं, जिसमें एडवाइस भी है कि आपको बताएंगे यहाँ पैसे लगाइए, लगाना ना लगाना आपके ऊपर है। ये आपके उस पैसे को अपने पास रख सकते हैं और आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे कि 6 महीने तक आप अपने तरीके से इसे इन्वेस्ट करो, मुझे इतना रिटर्न देना। लेकिन क्या वो रिटर्न गारंटीड होता है? इन सारे चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे अगले सर, किसी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में। तो क्या सर, किसी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, मतलब कुछ समझाने के लिए बोला। नहीं तो एक बार वो बोलेंगे, मैं नहीं देख पाया। तो चलिए, तो फिलहाल सर उसको है ना, आपने अभी जो पढ़ाया उसका सेकंड लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट वाला। सर सेकंड लास्ट पॉइंट दोबारा बता दो। सेकंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट नोट वाला क्या था? सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा ये देखिए, बताइए कौन सा? सर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट वाला पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, जो भी आप जो है किसी ब्रोकर के जरिए अगर आप कोई शेयर खरीदते ही बेचते हैं तो आपके पास डिटेल तो होना चाहिए। आपने कितने रुपए का इन्फोसिस का एक शेयर लिया, किस रेट से लिया, कितना उस पर ब्रोकरेज दिया, आपने पूरे दिन जो आज आप ट्रेड किए हैं उसमें जो है वो क्या खोया क्या पाया, क्या आपके जो है वो खरीदारी पे कोई टैक्स वगैरह भी लगा। ये सारे डिटेल का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। वो जो आपको इसका एक लिखित ब्यौरा देता है, रिटेन जो है वो इसका डिटेल जो देता है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट। और बाकी मैं क्या बोला था इसमें? रेफर व्हाट? डिपोजिटरी सिस्टम। ये जरूर मार्क कर देंगे। चलिए, क्लियर है बच्चे जिन्होंने भी ये पूछा था? सर ये डेली बेसिस पे इशू होता है सर? क्या होता है? डेली बेसिस पे इशू करते हैं? डेली, हर दिन अगर आप जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उस दिन का। ट्रेड नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स नहीं आएगा। आज ट्रेड किया है, ट्रेडिंग आवर खत्म होगा, आपके पास बाय द नाइट आपके पास ये पहुंच जाएगा मेल पे आपको। क्लियर? ओके सर। और बाकी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स दिखाऊंगा, फिजिकल भी दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। लेकिन कहां? जब हम लोग क्या पढ़ते रहेंगे? डिपोजिटरी सिस्टम। तो उस समय याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि पूरा डिपोजिटरी सिस्टम बता दूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ना बताऊं तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा कि सर आपने बोला था कि रेफर डिपोजिटरी सिस्टम। घबराइए नहीं, वहां पे करेंगे बात। चलिए, और कोई दिक्कत है अभी? नो सर, थैंक यू। चलिए, तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।